हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं ज्योति शर्मा एक और नए टॉपिक के साथ, और टॉपिक रहने वाला है हमारा सोनेट 146 के एमसीक्यूज। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। वीडियो पर लास्ट तक आपको बने रहना है क्योंकि हम कर रहे हैं एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन। जी, ये जो टॉपिक है ना हमारा सोल एंड बॉडी, इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो अवेलेबल है आपके लिए चैनल पर। आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। और अगर आपने देख लिया है तो चलिए रिवीजन ले लेते हैं। एक छोटा सा एमसीक्यू स्टार्ट करें उससे पहले 2 से 3 मिनट का रिवीजन सिर्फ, ओके। 2 और 3 मिनट्स के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, स्पीकर जो है वो सोल को कह रहे हैं पुअर। पुअर यानी फाइनेंशियल रूप से नहीं, बल्कि कह रहे हैं इसको बेचारी। यानी पुअर का मतलब गरीब नहीं है, यहाँ पुअर का मतलब है बेचारी। आत्मा क्या है? बेचारी है। आपको पता है क्यों? क्योंकि ये हमारे शरीर के अंदर कैद है। अब शरीर माय सिंफुल अर्थ कहा है। सिंफुल अर्थ है ना, यहाँ पर बॉडी को बोला है। अब बहुत सारे क्वेश्चंस तो आपके यहीं से बन रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखते जाएंगे ना, बहुत सारे क्वेश्चंस तो यहीं प्रिपेयर हो जाएंगे आपके। सिंफुल अर्थ है हमारी बॉडी। सेंटर यानी अंदर रह रही है, हमारी शरीर के अंदर हमारी आत्मा रहती है। और हमारी जो आत्मा है ना, वो रेबल पावर से पूरी तरीके से ढकी हुई है। रेबल पावर्स कौन सी हैं? ये जो अर्दली डिजायर्स होती है ना, दे आर कॉल्ड रेबल पावर्स। हमारी बॉडी जो है सांसारिक सुख सुविधाओं के अंदर फंसी रहती है। सांसारिक सुख सुविधाएं चाहिए होते हैं हमारे शरीर को, हाँ। तो हमारी बॉडी भी जो है वो इन सब चीज़ों से घिरी हुई है। तो यहाँ स्पीकर ये कहना चाहते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है अपने आप को बहुत ज़्यादा सजाने धजाने की। यानी आप अपनी आउटवर्ड वॉल्स को बहुत ज़्यादा सजाओ मत। ये आउटवर्ड वॉल्स जो है ना, ये बॉडी है, कि अपनी बॉडी को इतना ज़्यादा सजाने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि क्या काम करना है सोल को? सोल को करना है अपलिफ्टमेंट का काम। क्योंकि सोल है ना, ये कहा जाता है कि गॉड ने आत्मा को शरीर इसलिए दिया है ताकि शरीर के अंदर रह के वो नेक काम कर सके, अच्छे काम कर सके, भक्ति, दूसरों की भलाई, ऐसे नेक काम कर सके। ये सोनेट एक तरह से आपको स्पिरिचुअल मैसेज देती है, रिलीजियस मैसेज देती है। स्पिरिचुअल और रिलीजियस टोन पर बेस्ड है ये जो सोनेट है। ये कह रही है कि जो शरीर है वो तो एक फेडिंग मैंशन है, यानी एक ऐसा महल है जो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और एक दिन क्या होगा? जब डेथ हो जाएगी ना, तो डेथ हो जाने के बाद में ये जो शरीर है, इस शरीर को तो कीड़े खा जाएंगे। वर्म्स जो है ना, वो इसके क्या बन जाएंगे? हकदार बन जाएंगे। यानी वर्म्स जो हैं, उनके वंशज जो है वो इसको खा जाएंगे, शरीर को खत्म कर देंगे। लेकिन तुम्हें क्या करना है? आत्मा को कह रहे हैं कि तुम्हें ऐसा काम करना है कि डेथ भी तुम्हें ना मार सके। यानी डेथ आ जाए तो वो भी जो है तुम्हें ना मार सके, बल्कि डेथ जो है ना वो क्या करे? बॉडी को ख़त्म करके और तुम्हारी हेल्प कर सके। क्योंकि डेथ आएगी तो बॉडी से सोल रिलीज हो जाएगी, बंधन से मुक्त हो जाएगी। और बॉडी में रहकर तुम इतना काम कर लेना तब तक कि तुम्हारा मिलन सीधा किससे हो जाए? गॉड से हो जाए। ठीक है, चले क्वेश्चंस की तरफ। चलिए, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है। ऑथर पूछा है आपसे सोनेट 146 का, और वो है विलियम शेक्सपियर। लेकिन हम इसी लाइन से आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि आप देखें ध्यान से, अगर किसी भी लाइन को पढ़ते हैं ना, तो वहीं से आपको 2-3 तरह के क्वेश्चंस निकालने का नज़रिया जो है वो पहचान में आ जाएगा एग्जामिनर का। एग्जामिनर ना इसको किसी भी तरीके से घुमा फिरा के आपसे पूछ सकता है कि सोनेट 146 जो है उसका टाइटल क्या है? सोल एंड बॉडी। अब इसी को वापस से भी कोई मोड़ सकता है। मान लीजिए कोई मेरे जैसे मूड का कोई बैठा है, 1 मिनट के लिए मैं कोई क्वेश्चन फ्रेम कर रही हूँ, तो मैं इस तरीके से भी देख लूँ कि भाई बच्चों ने अगर बहुत अच्छे से मेरे से पढ़ा है तो मैं कैसे भी पूछ लूँ उनसे घुमा फिरा के। ये भी पूछ सकती हूँ कि सोल एंड बॉडी कौन सी सोनेट है विलियम शेक्सपियर की? सोनेट नंबर 146 पूछ सकते हैं ना। तो 2-3 क्वेश्चन आपके यहाँ से निकल कर आ गए। क्वेश्चन सिर्फ ऑथर पर रिलेट था। ऑथर है हमारे विलियम शेक्सपियर। चले सेकंड पे। सेकंड क्वेश्चन है आपका राइम स्कीम से रिलेट करता हुआ। और यहाँ भी बच्चे वही एक तरीका जो मेरे को समझ में आता है वो यही है। मैंने स्टडी किया तब भी मैं इसी तरीके से करती थी, और अब जब से मैं पढ़ाने लगी हूँ, मतलब लगभग ये मान लीजिए 12-13 सालों से जब से मैं पढ़ा रही हूँ, तब से मेरा तरीका पढ़ाने का भी यही है कि हर एक क्वेश्चन को आप ना 2-3 तरीके से मोल्ड करके देखा करो। क्योंकि एग्जामिनर क्या पता किस तरीके से आपसे पूछ लें। राइम स्कीम पूछिए सोनेट 149 की, तो शेक्सपियर ने लिखा है। और शेक्सपियरियन जो सोनेट होती है ना, शेक्सपियर की जो सोनेट होती हैं उसका एक तरीका होता है। शेक्सपियरियन सोनेट का एक तरीका होता है, उसकी एक राइम स्कीम होती है स्पेसिफिक, और वो होती है AB AB CD CD EF EF GG। अब ये भी पूछा जा सकता था आपसे कि सोनेट 146 जो है वो किस तरीके की सोनेट है। ये हो जाता है आपका आंसर शेक्सपियरियन सोनेट।
क्योंकि राइम स्कीम ये है। तो घुमा के कैसे भी आपसे एग्जामिनर पूछ ले, तो आपने घबराना नहीं है। ध्यान से आप समझेंगे ना एक एक चीज़ को, ध्यान से अगर सुनेंगे तो आपके क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। और एग्जामिनर में मतलब एग्जामिनेशन हॉल में एग्जामिनर जो है वो चाहे आपके सामने कैसा भी क्वेश्चन परोस के रख दे, आपने उसका जवाब देना ही देना है, क्योंकि आपको एकदम से स्ट्राइक हो जाएगा, हाँ हमने वीडियो में देखा था ऐसा। पक्की है, ये मेरी गारंटी है। अब यहाँ पे देख लो आप, चाहे निकालने का तरीका जो आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है, लेकिन फिर भी एक बार देख लो शेक्सपियरियन सोनेट का जो हमने राइम स्कीम अभी पढ़ी है, लास्ट वर्ड को आपने बोल कर देखना है। फर्स्ट और थर्ड जो है ना सेम साउंड कर रहे हैं, तो इसलिए देख लो सेम। सेकेंड और फोर्थ का लास्ट वर्ड सेम साउंड कर रहा है, तो ये देखो सेम। ये तरीका है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। चलें आगे। 2 क्वेश्चन आपने पढ़े हैं और 2 क्वेश्चंस के अंदर हम लगभग 5 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं एक तरह से। चलें आगे। चलिए, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ सोनेट 146? ठीक है, अब इसका सेंट्रल थीम क्या है? मेन आपने पढ़ ही लिया, सोल एंड बॉडी। द टोन ऑफ द सोनेट 146 इज, क्या टोन है इसकी? देखो सोल की बात हो रही है ना, सोल एंड बॉडी बात हो रही है, तो पॉलिटिकल या सोशल या ये तीसरा तो हो ही नहीं सकता। सोल की बात हो रही है तो स्पिरिचुअलिज्म की तरफ ही बात होगी ना, तो स्पिरिचुअल इसका टोन है। रिलीजियस अगर ऑप्शन आ जाए ना बच्चे, तो रिलीजियस भी हो सकता है, स्पिरिचुअल की जगह रिलीजियस भी आ सकता है, तो आप रिलीजियस भी इसका आंसर कर सकते हैं, वो करेक्ट है आपका। द फर्स्ट क्वार्टरन इन द सोनेट इज, जो फर्स्ट क्वार्टरन है सोनेट का, यानी फर्स्ट जो 4 लाइन्स हैं, 4 लाइन्स का मतलब ही क्वार्टरन होता है। लाइन फर्स्ट, लाइन सेकेंड, लाइन थर्ड, लाइन फोर्थ। मान लीजिए मैंने ABCD करके 1 2 3 4 कर दिया, तो ये हो गया एक क्वार्टरन। इस क्वार्टरन का जो फर्स्ट मतलब जो सोनेट का जो फर्स्ट क्वार्टरन है उसका क्या है इसके अंदर, मतलब आप बताएं। एक डायलॉग है, फुल ऑफ कंसिस्ट है, इंटरनल मोनोलॉग है, या इनमें से कुछ भी नहीं है? तो होगा इंटरनल मोनोलॉग, क्योंकि सोल से बात की जा रही है और इंसान खुद ही बात कर रहा है, तो आत्मा तो इंसान के अंदर ही है ना, तो इंटरनल मोनोलॉग ही है। मोनोलॉग यानी अपने आप में जो बोला जाता है, जहाँ कोई ना हो, अकेला बोलने वाला हो। द क्रक्स ऑफ द सोनेट्स आर्ग्यूमेंट इज डायरेक्टली, क्रक्स का मतलब होता है असेंस यानी निचोड़, मर्म क्या है इस सोनेट का जो आर्ग्यूमेंट है ना, वो डायरेक्टली किस चीज़ के ऊपर संकेत कर रहा है, डायरेक्टली क्या निचोड़ निकल रहा है। एक तरह से आप समझिए मेन निचोड़ क्या निकल रहा है। बात सोल की जा रही है, बार बार कह रही हूँ, सोल एंड बॉडी की बात की जा रही है। तो जहाँ सोल एंड बॉडी की बात की जा रही है वहाँ पर आपके ये देख लीजिए जो आपको मेन जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो रिलेट कर भी रहे हैं कि नहीं। कल्चर नो, सोशल नो, पॉलिटिकल नो, रिलीजियस ही इसका मेन जो असेंस निकल के आ रहा है, मेन जो निचोड़ निकल कर आ रहा है वो यही है, रिलीजियस। What sequence of sonnets does sonnet 146 belong to? वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि कौन से सीक्वेंस की है ये। अब सीक्वेंस जो है सोनेट 154 जो इन्होंने टोटल लिखी हैं उनको जो कैटेगराइजेशन करते हैं ना, तो कुछ क्रिटिक्स 3 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, कुछ 2 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। बट अगर हम देखें 2 पार्ट्स वाला भी अगर हम डिस्कस करते हैं तो भी ये जो आता है ये डार्क लेडी सीक्वेंस में आता है 146, क्योंकि फर्स्ट से लेके और 126 तो फेयर यूथ का है। ठीक है, उसको तो आप निकाल दो, फेयर यूथ का तो है ही नहीं, तो इसको तो आप एकदम से ध्यान कर लिया करो। 1 से 126 के बीच में तो फेयर यूथ ही है, बाद में ये डार्क लेडी पे है। लास्ट की जो 2 आपकी 153 एंड 154 जो है ग्रीक मानी जाती है, बट कुछ उसे डार्क लेडी से भी रिलेट करते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इसको फिर मैं आपसे कह रही हूँ दूसरे तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है कि सोनेट 146 जो है कौन से सीक्वेंस की है। ये तो एकदम सिंपल सा हो ही गया। आपसे ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि द डार्क लेडी सीक्वेंस से ये वाली सोनेट है या नहीं, यस या नो में पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। व्हाट इज द स्पीकर एड्रेसिंग एज द सेंटर ऑफ माई सिंफुल अर्थ इन द सोनेट? किसको एड्रेस कर रहे हैं, किसके लिए बात कर रहे हैं कि कौन है मेरी सिंफुल अर्थ, मेरी बॉडी के बीच में कौन है, कौन रह रही है? आत्मा रहती है। इजी। नेक्स्ट, व्हाट डज द स्पीकर अर्ज हिज सोल टू फोकस ऑन इन सोनेट 146? कि स्पीकर जो है वो क्या कह रहे हैं सोल को, सोल से क्या बात करना चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि अर्ली प्लेजर की तरफ जाना चाहिए, फिजिकल ब्यूटी की तरफ, स्पिरिचुअल हेल्थ की तरफ, या जो मटेरियल वेल्थ है जो उसकी तरफ, किसकी तरफ फोकस करना चाहिए सोल को? सोल को करना चाहिए स्पिरिचुअल हेल्थ की तरफ, क्योंकि आत्मा स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में सोचेगी तभी परमात्मा से मिल सकेगी, है ना। What does the speaker refer to his body as in sonnet 146? यहाँ पे बॉडी को स्पीकर क्या कह रहे हैं? शाइनिंग स्टार कह रहे हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्ट्रेस कह रहे हैं, ब्यूटीफुल गार्डन कह रहे हैं, फेडिंग मैंशन कह रहे हैं। यहाँ बॉडी को स्पीकर फेडिंग मैंशन कह रहे हैं, यानी एक
ध्वंस होता हुआ मैंशन यानी महल, एक ऐसा महल जो धीरे 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 जो है जर्जर हो जाएगा, एक दिन गिर जाएगा, फेडिंग मैंशन। What does the speaker accuse the soul of doing in the sonnet? यहाँ पे किस चीज के ऊपर जोर दे रहे हैं, यानी क्या आरोप लगा रहे हैं सोल के ऊपर। सोल को क्या कह रहे हैं कि सोल जो है तू क्या करती जा रही है, सोल के लिए क्या बताना चाह रहे हैं। सोल जो है ना वो वर्ल्डली प्लेजर के अंदर इंडल्ज होती जा रही है, यानी जो शरीर जो करता है, शरीर जैसे सांसारिक सुख के पीछे भागता रहता है ना, उसी तरीके से आत्मा पे भी आरोप लगा रहा है स्पीकर कि तुम भी जो है वो वर्ल्डली प्लेजर की तरफ झुकती जा रही हो या उसमें घुसती जा रही हो। What metaphor is used to describe the soul's physical appearance in the sonnet? सोनेट के लिए क्या कहा है, सोल के लिए सोनेट में क्या कहा है कि फिजिकल अपीयरेंस सोल की दिखाई गई है, वो किस तरीके से दिखाई गई है। बॉडी के लिए तो फेडिंग मेंशन बोल दिया, लेकिन सोल के लिए कहा है कोस्टली गे वॉल्स। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द कंसर्न एक्सप्रेस्ड अबाउट द बॉडीज कंडीशन इन द सोनेट। यहाँ पर क्या कंसर्न बता रहे हैं कि बॉडी की जो कंडीशन है वो कैसी है। बॉडी की कंडीशन जो है वो है कि वो एक दिन खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे जाकर एक दिन खत्म हो जाएगी। बॉडी की कंडीशन इस टाइप की बताई गई है। इस चीज़ से चिंतित भी है स्पीकर जो है ना, कंसर्न भी है कि बॉडी एक दिन खत्म हो जानी है। इसलिए सोल को कह रहे हैं कि भाई तुम परमात्मा से मिलने की तैयारी करो, स्पिरिचुअल हेल्थ का ध्यान दो। व्हाट डज द स्पीकर सजेस्ट, यहाँ पे स्पीकर क्या सजेस्ट कर रहे हैं सोल को कि शुड बाय, सोल को क्या खरीदना चाहिए। सोनेट के अंदर क्या बता रहे हैं कि सोल को क्या खरीदना चाहिए। सोल को ना तो कॉस्टली गे वॉल्स की तरफ जाना चाहिए, कॉस्टली यानी महंगा, गे यानी चमकीला, वॉल्स यानी दीवारें नहीं, फेडिंग मेंशन वो शरीर को कहा है वो नहीं कहा। क्या करना चाहिए, टर्म्स डिवाइन, यानी डिवाइन जो है अध्यात्म की तरफ जाना चाहिए। व्हाट इज द फाइनल असर्शन, फाइनल असर्शन, असर्शन का मतलब होता है जोर देकर कहनी कोई बात, वो कोई बात है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड असर्शन। मेड इन द सोनेट रिगार्डिंग डेथ, डेथ के बारे में क्या कहा गया है बिल्कुल लास्ट में। तो सबसे लास्ट में डेथ के बारे में कहा गया है कि ऐसे बन जाओ कि मौत के बाद में फिर मौत ना आए, यानी इमॉर्टल हो जाओ। देयर इज नो मोर डाइंग आफ्टर डेथ। What is the significance of the phrase having so short a lease in the sonnet? क्या सिग्निफिकेंस है इस फ्रेज का, क्या महत्व है, मतलब बताना क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। लीज है ना वो एक्चुअली जो प्रॉपर्टी वगैरह की चीज़ें होती है ना उनके लिए यूज़ किया जाता है ये वर्ड लीज। इसका मतलब हिंदी में होता है पट्टा। पट्टा यानी आप कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट है एक तरह का, जो आउटलाइंस वगैरह जिसमें लिखी जाती है, टर्म्स कंडीशंस लिखी जाती है ना, एग्रीमेंट बनाते हैं जब दो पार्टीज के बीच में, तो वो एक तरह से लीज ही होती है, पट्टा ही होता है वो। तो ये कह रहे हैं यहाँ ना आप स्पैन से ले सकते हो, टाइम से ले सकते हो, टाइम या पीरियड, ठीक है। द बॉडीज लीज ऑन लाइफ इज ब्रीफ, यहाँ पर क्या बताया गया है, ये जो फ्रेज है ना उसका महत्व ये है कि किसकी छोटी है लीज, बॉडी की। अगर जीवन की बात की जाए ना तो शरीर जो है ना वो कुछ दिनों का होता है। अगर जीवन की बात की जाए यानी पूरे संसार का जो जीवन काल है उसकी बात की जाए तो शरीर की जो अगर आप टाइम पीरियड की बात करेंगे तो बहुत छोटा है, बहुत कम है। आत्मा जो है उसका बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आत्मा जो है ना वो अमर होती है, आत्मा कभी ख़त्म नहीं होती। What is the metaphorical meaning of shell worms inheritor of दिस एक्सेस? बिल्कुल सही बात है। क्या इसका क्या मेटाफोरिकल मीनिंग है कि वर्म्स जो है ना एक दिन इस तक पहुंच जाएंगे। किस तक पहुंच जाएंगे? बॉडी को खत्म करने के लिए पहुंच जाएंगे, सोल को रिचनेस देने के लिए पहुंच जाएंगे, ये वर्ड जो है उसके एक्स्ट्रावेजेंस के लिए या डेथ के कंजप्शंस के लिए। तो किस चीज़ के लिए? वर्म्स बॉडी के डिके के लिए उस तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि यहाँ इंग्लैंड की बातें हो रही हैं, जो हमारे जो राइटर हैं, हमारे जो पोइट हैं, वो अपने कल्चर की बात कर रहे हैं, क्रिश्चियनिटी की बात कर रहे हैं। और क्रिश्चियनिटी के अंदर जो लास्ट जो रिचुअल होता है ना बॉडी के लिए, वो क्या होता है डेथ के बाद में कि बॉडी को बरियल दिया जाता है, यानी दफनाया जाता है, उसे जलाया नहीं जाता, जलाकर ख़त्म नहीं किया जाता। जब उसे मिट्टी में दफना देते हैं तो कीड़े मकोड़े जो अंदर जो होते हैं ना, पूरे वर्म्स जो होते हैं वो पूरी बॉडी को ख़त्म करते हैं धीरे 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 धीरे। तो बॉडी के डिके के लिए ये बात हुई है। What does the speaker mean by thy servant's loss? दाई का मतलब है योर, इट इज एन आर्केइक वर्ड। योर यानी सोल के लिए बात हुई है। सोल का सर्वेंट कौन है? सोल का सर्वेंट है बॉडी, है ना, क्योंकि बॉडी के अंदर रह रहा है ना सोल, सोल का सर्वेंट है। अब सर्वेंट का लॉस हो जाएगा, लॉस का मतलब डेथ, कि अगर बॉडी की डेथ हो गई, बॉडी खत्म हो गई तो क्या होगा? आत्मा के लिए क्या होगा? आत्मा के लिए तो एक तरह से बेनिफिट हो जाएगा ना, कि सेक्रीफाइसिंग फॉर द सोल्स बेनिफिट, कि बॉडी अगर खत्म हो रही है तो सोल का क्या हो रहा है? सोल का बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि सोल मुक्त हो जाएगी। शरीर के अंदर कैद है आज, जब
डेथ आ जाएगी, शरीर खत्म हो जाएगा, तो आत्मा को क्या हो जाएगा, फायदा होगा, आत्मा जो है वो परमात्मा से मिल पाएगी। तो इसीलिए बॉडी में रहते हुए सोल को क्या काम करने चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, अपलिफ्टमेंट के काम करने चाहिए, ताकि तुरंत से जैसे ही वो आत्मा शरीर से रिलीज हो वो परमात्मा के घर जा सके। द वर्ड कोस्ट, लीज एंड लॉस, एग्जामिनर बना सकता है भाई ये क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये वर्ड्स यूज हुए हैं यहाँ पे एक सोनेट के अंदर, मतलब इस टाइप के वर्ड यूज करे हैं सोनेट्स के अंदर। ऐसे वर्ड्स जब आते हैं ना, तो आप ये मान लीजिए कि मतलब बहुत प्यारे तरीके से, मतलब बहुत प्यारी सी टेक्निक यूज़ करता है पोइट। ये वर्ड्स वैसे इकोनॉमिक वर्ड होते हैं। हाँ, जब हम लेने देने की बात करते हैं, लॉस की, प्रॉफिट की, ऐसी बातें करते हैं ना, सेल की, परचेज की बातें करते हैं, तो ये वर्ड जो है यूज़ करते हैं कि भाई इस सामान का क्या कॉस्ट है, आपको लॉस हुआ या बेनिफिट हुआ, मतलब इस टाइप की बातें तब करते हैं जब हम कोई इकोनॉमिक बात कर रहे होते हैं। तो ये जो वर्ड्स हैं ये क्या चीज़, कौन सी टर्म्स को इंडिकेट कर रहे हैं, आपको क्लियर हो गया होगा, ये इकोनॉमिक टर्म्स को इंडिकेट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज द वोल्टा अकर इन सोनेट 146? ये इंपॉर्टेंट है, हर सोनेट के अंदर हमें ध्यान देनी चाहिए ये चीज़ें। एक्चुअली देखिए शेक्सपियरियन सोनेट है ये हमारी, इसके अंदर ना 3 तो क्वार्टरन होते हैं, यानी 1 2 3 4 लाइन, एक क्वार्टरन तो ये हो गया, 5 6 7 8 सेकेंड क्वार्टरन ये हो गया, 9 10 11 12 थर्ड क्वार्टरन ये हो गया, और 13 और 14 तो है आपकी कपलेट। जो वोल्टा आता है ना वो यहाँ आया है इसमें, यानी 3 क्वार्टरन के बाद में, आफ्टर द थर्ड क्वार्टर यहाँ वोल्टा आया है। चलिए आगे, विच पोइटिक डिवाइस इज एम्प्लॉयड इन द लाइन पुअर सोल? पुअर सोल, जो ये जो पूरी लाइन है ना, इसमें पुअर सोल जो वर्ड है, पुअर सोल द सेंटर ऑफ माई सिंफुल अर्थ, लाइन पूरी है, इस पूरी लाइन के अंदर ये आपको हाईलाइट किए करा हुआ अगर मिल गया और यहाँ पोइटिक डिवाइस आपसे पूछ ली, तो देखिए भाई सोल होती है आत्मा, और इसके लिए वर्ड यूज़ कर लिया पुअर। पुअर यानी आपको बता दिया कि मतलब यहाँ बेचारी से इन्होंने यूज़ किया है। और ये जो बात है ना बेचारी, कि बेचारी देखना कैसी है, ये बेचारी देखना कितनी गरीब है, मीन्स इस टाइप से जब अपन वर्ड यूज़ करते हैं तो ह्यूमन बीइंग के लिए यूज़ करते हैं ये, है ना। और एक जो पर्सोनिफिकेशन जो यहाँ पे जो टर्म है, इनमें से जो टर्म्स जो एलिट्रेशन, मेटाफर, सिमिली और पर्सोनिफिकेशन है, पर्सोनिफिकेशन एक ऐसी टर्म है जो यहाँ पर फिट बैठती है, क्योंकि नॉन लिविंग के अंदर लिविंग वाली क्वालिटी दिखाई गई है, तो आंसर इसका बनता है पर्सोनिफिकेशन, अगर ये हाईलाइट किया हुआ मिल जाए तो। लेकिन एक चीज़ हो रहा है यहाँ पे, एक छोटा सा ट्विस्ट है कि अगर पुअर सोल आपको इंडिकेट करा हुआ ना मिले और इंडिकेट कर दिया इन्होंने सिनफुल अर्थ, ठीक है, तो भाई आंसर चेंज हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका मेटाफर, सिनफुल अर्थ। समझ रहे हैं आप, सिनफुल अर्थ, यहाँ कंपैरिजन आ जाएगा ना फिर कि आत्मा को सिनफुल अर्थ बोला, मीन्स सॉरी बॉडी को सिनफुल अर्थ कहा है, तो ये मेटाफर हो जाएगा। तो ये इस तरीके से थोड़ा सा चेंज हो जाएगा क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान रखना इस बात का। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन आपके सामने ही है कि ये इस तरीके से सोल है जो उसको पर्सोनिफाई किया गया है यहाँ पे, है ना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, अगर आपको थोड़ा सा टफ लगे तो स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप इसको रख सकते हैं हमेशा के लिए अपने पास में, कि इस तरीके से इसको एक्सप्लेन जो है वो आप कर सकते हो, अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो। तो आपके एक पंथ दो काज वाली कहानी हो गई, एक ही बार में 2 चीज़ें तैयार हो गई। चलिए आगे चलते हैं। इन द लाइन पेंटिंग दाई आउटवर्ड वॉल सो कॉस्टली गे, व्हाट टाइप ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज इज यूज्ड? पेंटिंग दाई, दाई मीन्स योर, आउटवर्ड यानी बाहरी, वाल्स यानी दीवारें, सो कॉस्टली, कॉस्टली यानी महंगी, गे, गे यानी रंगीली, चमकती हुई। व्हाट टाइप ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज, किस टाइप की फिगरेटिव लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ की है? अब देखो ये जो सोनेट है इसके लिए आप एक तरह से मतलब बेफिक्र हो जाओ, ज़्यादातर है ना आपको हर लाइन के अंदर मेटाफर यूज़ मिलेगा, मतलब मेटाफर का यूज़ मिलेगा। रूपक अलंकार है ना जो खूब भर भर के यूज़ किया है सोनेट में, ठीक है। तो ये जो लैंग्वेज, ये जो वर्ड यूज़ किए हैं यहाँ पे, ये जो पूरी पूरी फ्रेज यूज़ करी है यहाँ पर मेटाफर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटाफर ये देखिए एक्सप्लेन भी कर दिया आपके लिए कि आउटवर्ड वॉल जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है बॉडी को, तो इसलिए मेटाफर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी पोइटिक डिवाइस इन द लाइन हैविंग सो शॉर्ट अ लीज? सेम मेटाफर, मैंने आपको पहले बताया कि ये आपके सोनेट मतलब रिच है मेटाफर के अंदर, मेटाफर भर भर के यूज़ किया है यहाँ पे पोइट ने, मेटाफर है यहाँ पर भी। नेक्स्ट इसको एक्सप्लेन इस तरीके से कि शॉर्ट लीज, देखो ये किया है ना, इसमें एक्सप्रेस कर रहे हैं कि मतलब ब्रीफ है कितना, मतलब बॉडी जो है, शरीर जो है वो कितना कम टाइम के लिए रहती है। Why so large cost? अब देखो so large cost having so short a lease। अब ये यहाँ जो मेटाफर यूज़ हुआ है ये आपको क्या बता रहा है? so large cost, देखो cost वर्ड है, लीज वर्ड है, ठीक है। थोड़ा दिमाग पे जोर डालेंगे तो आपका ये आ जाएगा दिमाग में, फाइनेंशियल है ना, फाइनेंशियल वर्ड ही है ये, कॉस्ट है, लीज है,
नेक्स्ट, विच लिटरेरी डिवाइस इज एविडेंट इन द फ्रेज शेल वर्म्स इनहेरिटर ऑफ दिस एसेस। अब देखो वर्म्स जो हैं उनके लिए इनहेरिटर्स भी बोला है, यानी वर्म्स के भी इनहेरिटर्स होते हैं। इनहेरिटर्स की अगर बात की जाए, वंशज की अगर बात की जाए तो इंसानों के बताए जाते हैं। तो हियर इज पर्सोनिफिकेशन, ठीक है, वर्म्स के लिए यूज हुआ है ना। तो ये है कि ह्यूमन एट्रीब्यूट एक तरह से दिया गया है इनको। विच लिटरेरी डिवाइस इज एविडेंट इन द फ्रेज द, ये डू एंड डज से है ये वर्ड, डस्ट दाउ अपॉन दाई फेडिंग मेंशन स्पेंड। दाई मीन्स योर, दाउ यू। अब ये जो है फ्रेज जो है आपके सामने, इसके अंदर कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज हुई है कि डस्ट दाउ अपॉन दाई फेडिंग मेंशन स्पेंड। ये फेडिंग मेंशन जो है ये है बॉडी, ठीक है। तो क्या आपके समझ में आ रहा है? बिल्कुल एकदम माइंड पे स्ट्राइक कर गया होगा कि बॉडी के लिए यूज हुआ है ना, कंपैरिजन किया है ना। तो ये क्या हो गया यहाँ पे? मेटाफर। ओके, क्लियर। फेडिंग मेंशन आपको बताया ना, फेडिंग मेंशन बॉडी के लिए यूज हुआ है मेटाफरिकली। नेक्स्ट, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच डज द स्पीकर यूज इन द फाइनल लाइन। हमारी जो फाइनल लाइन है ना कि डेथ वंस डेड देयर इज नो मोर डाइंग देन, यहाँ पर क्या है? अब ये वाला जो लाइन है ना, ये आपको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है कि डेथ वंस डेड, की मृत्यु जो होती है वो एक बार खत्म कर देती है चीज को। देयर इज नो मोर डाइंग देन, लेकिन फिर उसके बाद में जो है ना, इस तरीके का सोल को बन जाना है कि उसके बाद में वो खत्म ना होगी। एक बार शरीर तो खत्म हो गया लेकिन बॉडी खत्म ना हो, इस तरीके के बॉडी को काम करने। तो एक यहाँ पर आपको सिमिली कहीं नजर नहीं आएगी, एज या लाइक का यूज नहीं हुआ। मेटाफर यहाँ पर नहीं है क्योंकि किसी की तुलना नहीं हुई है। पर्सोनिफिकेशन यहाँ नहीं है क्योंकि किसी भी इंसान की क्वालिटी जो है वो नॉन लिविंग के अंदर नहीं दिखाई गई है। यहाँ पर है जी विरोधाभास, पैराडॉक्स। वो कैसे? देखो एक्सप्लेनेशन के साथ में देखिए आप। पैराडॉक्स एक स्टेटमेंट होता है ना, ये एक तरह से ना सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, ठीक है। तो यहाँ सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है कि डेथ जो कि सब कुछ खत्म कर देती है, सोल के लिए कहा गया है कि तुम ऐसी बन जाओ कि डेथ भी जो है ना वो, मतलब जब डेथ आ जाए तुम रिलीज हो जाओगी, और ये डेथ जो है ना वो तुम्हें दोबारा मार नहीं पाएगी, कभी भी नहीं मार पाएगी, क्योंकि रिलीज हो जाओगी तुम और उसके बाद में परमात्मा में मिल जाओगी, यानी अमर हो जाओगी। तो डेथ वंस डेड देयर इज नो मोर डाइंग देन, इट मीन्स हियर इज पैराडॉक्स, यानी विरोधाभास यूज हुआ है। ओके, क्योंकि डेथ इटसेल्फ कैन डाई। ये पैराडॉक्सिकल आइडिया है, ये सजेस्ट कर रहा है कि ये एक्सेप्ट करते हुए कि मॉर्टैलिटी के लिए बारे में, कि मॉर्टल है सब चीज़ें, लेकिन तुम्हारे लिए जो है ना ये डेथ जो है वो तुम्हें मारने के लिए नहीं आएगी, तुम्हें बल्कि शरीर से आज़ाद करने के लिए आएगी, और तुम वापस कैसी हो जाओगी? अमर हो जाओगी। मतलब तुम खत्म नहीं हो सकती, शरीर में थी तब भी खत्म नहीं हो सकती। शरीर को किसने खत्म किया? डेथ ने खत्म किया, लेकिन तुम्हें खत्म नहीं कर सकते। अब कुछ क्वेश्चंस जो हैं इस तरीके से भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ सोनेट इज 146, तो आप बता सकते हैं शेक्सपियरियन सोनेट, हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। कौन सा मीटर यहाँ यूज हुआ है? तो आयम्बिक पेंटामीटर ही यूज हुआ है, वही कि यहाँ अनस्ट्रेस और स्ट्रेस्ड जो है सिलेबल्स हैं, और 5 सिलेबल्स हैं, अनस्ट्रेस्ड भी और स्ट्रेस्ड भी। तो ये पेंटामीटर यानी आयम्बिक पेंटामीटर है। ओके, हाउ मेनी सिलेबल्स? 10 हो गए ना टोटल, 5 ये यानी 10 सिलेबल्स हैं। हाउ मेनी लाइन्स डज सोनेट हैव? 14 लाइन्स की है ये। और कौन सी ऐसी सोनेट्स हैं दो जिनमें 14 लाइन्स नहीं हैं? ये थोड़ा सा अलग करके बनाया है। और भी क्वेश्चंस है आगे, आप नोट करना, 2-3 क्वेश्चंस और आने वाले हैं अभी जो बिल्कुल ही अलग हैं, जिनके बारे में शायद आपने ना पढ़ा हो आज तक। 14 लाइन्स जिनके अंदर नहीं है, तो सोनेट 126 को आप नोट कर लीजिए, सोनेट 99 को आप नोट कर लीजिए। इनके अंदर कंप्लीट 14 लाइन्स नहीं है, लेकिन फिर भी ये शेक्सपियरियन सोनेट ही है। ओके, देखिए कुछ पोइटिक डिवाइसेस और बच गई थी जो हमने इस तरीके से आपके लिए अरेंज करी हैं। देखिए ये रिपीटेशन हो रहा है ना, यहाँ पे टी का रिपीटेशन हो रहा है, सो इट इज़ एलिट्रेशन एंड हियर इज एंजार्बमेंट, क्योंकि यहाँ लाइन खत्म नहीं हुई है, ये कंटिन्यूअसली यहाँ तक चल रही है कि लिव दाउ अपॉन दाई सर्वेंट्स लॉस एंड लेट दैट पाइन टू एग्रवेट दाई स्टोर। यहाँ एंजार्बमेंट है, यहाँ लाइन देखो, हर लाइन के पीछे आपको कोमा वोमा ये सब मिलेगा ना, क्वेश्चन मार्क कोमा सब यहाँ नहीं है, ये क्योंकि ये कंटिन्यू है यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो टर्म होती है एंजार्बमेंट कहलाती है। अब कुछ बोनस एमसीक्यूज हैं, मीन्स ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी, और आप लोगों से भी पूछे जा सकते हैं। एग्जामिनर का मैंने कहा है ना कि स्टैंडर्ड पे डिपेंड करता है, उनका स्टैंडर्ड क्या है। कर्टल सोनेट होती है भाई एक। अब वो कर्टल सोनेट होती क्या है? बहुत ही प्यारी सी बात है, आप सुनकर आपको अच्छा लगेगा कि ये जो सोनेट होती है कर्टल सोनेट, इसके अंदर 10.5 पोएम्स होती हैं, मीन्स लाइन्स होती हैं, यानी 10 लाइन कंप्लीट होगी और साथ में एक हाफ लाइन और होगी, यानी 10.5 लाइन की सोनेट होती है ये। 10 + ½ यानी 10 लाइनें होंगी, साथ में एक हाफ लाइन और होगी।
ये किसने इन्वेंट करी थी? तो ये जीएम हॉपकिंस ने इन्वेंट करी थी। ओके, जीएम हॉपकिंस जो है, जीएम हॉपकिंस, ठीक है, वो इसके इन्वेंटर है। और इसके अंदर कितना होता है? 10.5 लाइन्स होती हैं। और इसकी राइम स्कीम क्या होती है कर्टल सोनेट की? ये थोड़ी याद करने वाली चीज़ है, मतलब थोड़ी सी टिपिकल है। इसकी राइम स्कीम होती है आपकी ये ABC ABC, इस तरह से याद कर लेना आप, ABC ABC, DCB एंड DC। ओके, इस तरीके से ये पूरी सोनेट जो है आपकी कंप्लीट होती है। तो ये हमारा वीडियो था। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है आपको चैनल को, क्योंकि इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।